जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीएपीएफ 2024 के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को। ये सीरीज हमारी चल रही है सीएपीएफ 2014 से। ठीक है जी, 2014 से 2023 तक के क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ये 2024 के क्वेश्चंस हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। आगे बढ़ने से पहले एनसीईआरटी क्विज डॉट कॉम के बारे में, एनसीईआरटी क्विज डॉट कॉम जो है एक हमने प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसमें हमने एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज क्विजेस तैयार किए हैं 6 से लेकर 12th क्लास तक। ये हमेशा बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि एनसीईआरटी पढ़ ली, उसको कंसोलिडेट कैसे करें, उसको एवेल्युएट कैसे करें, उसको रिवाइज कैसे करें। तो उसका जो है ये सॉल्यूशन है, जिसमें हिस्ट्री टू ज्योग्राफी क्लास 6 टू 12th है, साइंस 6 टू 10th है, पॉलिटी 9 टू 12th है, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर 11 12th क्लासेस का है। और इसके अलावा आपके मॉक टेस्ट हैं सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट, सीजीकैट के, और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। चलिए, ये है ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। मेनी स्टूडेंट्स आस्क फॉर दिस, मेनी स्टूडेंट्स पेरेंट्स आस्क फॉर दिस, so I have list down the achievements, academic achievements of mine, but at the end I would like to say one thing: learning never stops, and trust me, my learning is still going on. शुरुआत करते हैं सेशन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम्स एंड हेडगियर हेयर स्टाइल इन इंडिया ड्यूरिंग 4th to 7th century AD. There was a marked preference for stitched garments as compared to any previous age. देखो, स्टिच्ड गारमेंट को समझो। जैसे ये शर्ट पहनी है, ठीक है, ये दिस इज अ स्टिच्ड गारमेंट कि आपने इसको काटा, मेजरमेंट ली, ठीक है, इसको स्टिच करके हमने इसको पहना। पहले एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका है कि सिंपल शॉल ओढ़ लिया जाए। ठीक है, कपड़ा लिया जाए एक बड़ा और उससे शॉल से ऐसे ओढ़ लिया जाए, जो कि जनरली हम पहले देखते भी हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हम देखते हैं कि जो प्रीस्ट थे, जो एक हम कहते हैं कि जी बियर्ड, ठीक है, प्रीस्ट हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ, शॉल शॉल ओढ़ा हुआ है। तो उससे पहले जो है, जो मेनली कपड़े लोग पहनते थे वो इस तरीके से लूज कपड़े थे। अब जो है एक आपको स्पेसिफिक प्रेफरेंस देखने को मिलती है स्टिच गारमेंट्स की। सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ द वुमेन। ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर सही है, क्योंकि ये जो स्टाइल है, ये स्टिच्ड गारमेंट का जो स्टाइल है, ये आपका मेनली सेंट्रल एशिया से आया। देखो, कुशान एम्पायर रहा, कुशान एम्पायर के आने के बाद जो है, या उसका इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि ये हमें देखने को मिलता है कि यहां पर हमें स्टिच गारमेंट की जो इंपॉर्टेंस है वो देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब इंडिया में, अब जैसे मान लो, अब स्टिच गारमेंट से पहले क्या है, धोती आज भी है। ठीक है जी। जो लूज कपड़े, जैसे मैंने कहा, शॉल आज भी है। बट आज के समय पर मैं अगर बिल्कुल आज प्रेजेंट कंटेक्स्ट की बात करूं, 21st सेंचुरी की बात करूं, हम स्टिच्ड कपड़े ज्यादा पहनते हैं, लूज कपड़े कंपैरेटिवली कम पहनते हैं। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। सम प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल। जी नहीं। ठीक है, विदाउट, यहां पर ये जो विदाउट लिखा है, बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो हेडगियर था, मतलब जो किसी भी तरीके से, मैं आपको इमेज दिखाता हूं तब आपको और क्लियर होगा। ये देखो, ये जो हेडगियर्स हैं, इनमें ये कह रहा है कि जी फ्लोरल पैटर्न्स नहीं है। ठीक है, हिंदी में देख लो, बिना किसी पुष्प अलंकार के सरल चोटियां महिलाओं के केश विन्यास में प्रमुख थी। मतलब सरल चोटियां थी, सिंपल एक चोटी की हुई है, मतलब एक बालों को बांधा हुआ है। बट इंडियन कल्चर में जैसे कहते हैं ना, फूल लगाना, अलग अलग तरीके से उसकी सजावट करना, ये पैटर्न था। ठीक है, तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि सम प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल। विद, ये जो विदाउट है, ये स्टेटमेंट को गलत बना रहा है। ऐसा नहीं है, इससे पहले फ्लोरल एम्बेलिशमेंट्स हुआ करती थी, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में शो किया है, एज यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर इमेज। ठीक है जी। या मैं आपको एक और इमेज दिखाता हूं, ये देखो। ठीक है, ये थोड़ा सा एक इमेज है। ठीक है, इस इमेज में भी आप देख सकते हैं, जो है बकायदा जो जो भी हेडगियर है और जो बाल बांधे हुए हैं, उनमें आपको अलग अलग तरीके से फूल का जो है शेप दिखाया गया है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया, आंसर हो गया आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ए, वन ओनली। ठीक है जी, वन ओनली। ये 4th to 7th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है, तो मोटा मोटा ये गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है। ठीक है जी, गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है।
Okay, which of the following statements are correct? Third Roundtable Conference met in London in November 1932 without the participation of Congress. एक इसमें एक फैक्ट याद कर लो, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, 1 2 3, तो सिर्फ सेकंड में ही कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ठीक है, सेकंड में ही गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी लंदन गए, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की, पर गांधी जी को समझ आ गया कि अंग्रेज जो हैं बड़े शातिर हैं, समझदार हैं, चालाक हैं, कैसे भी शब्द आप कह लीजिए, वो फाइनल कंक्लूजन पे नहीं आना चाहते हैं, वो सिर्फ बातों को घुमा रहे हैं कि जी हम ये करेंगे, हम तो सिंसियर हैं, आपको रियल पावर देना चाहते हैं, बट दे वर नॉट रेडी टू गिव द रियल पावर। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, करेक्ट पूछा है। सो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। The discussion in the third roundtable conference led to the passing of Government of India Act 1935. Yes, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जैसे आप इसमें ऐसे याद रख सकते हैं, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो थे उन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी हैं। और जैसे मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, ये भी एक बार पूछा गया है, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है ये फाइनली डिसाइड हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा। ठीक है जी, 1935। ठीक है, जिसमें हम बात किया गया कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल गलत है। रादर इन्होंने कहा कि हम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे, और जो डायरकी सिस्टम है, ठीक है, डायरकी डुअल रूल का सिस्टम है, जो डायरकी का सिस्टम है वो सेंटर में लेके आएंगे, जिसमें रिजर्व सब्जेक्ट से और ट्रांसफर सब्जेक्ट से। रिजर्व सब्जेक्ट्स जो कि गवर्नर जनरल के लिए ट्रांसफर्ड हो गया, जो कि आप मंत्रियों को दे दे रहे हैं। The governor was not given any power in the Act of 1935 to take over the run the administration of province. बिल्कुल गलत। देखो, अल्टीमेटली अगर आपने गवर्नर के हाथ से सारी ही पावर छीन ली, फिर तो गवर्नर का फायदा क्या हुआ? अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स क्या चाह रहे हैं कि होल्ड हमारा रहना चाहिए। ठीक है, होल्ड रहना चाहिए, और जो गवर्नर है वो कभी भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर सकता है अगर उसको लगता है कि जी हाँ, ये एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल रही है। जो प्रोविजन डाइल्यूटेड फॉर्म में आज भी है, आज पूरी तरीके से नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होना चाहिए, एस आर बोम्मई केस है ना, हम ये पढ़ते हैं पॉलिटी में। पर गवर्नर के पास रिकमेंडेशन की पावर है कि जो सरकार है, जो राज्य सरकार है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रही है। 356 और 365 दो आर्टिकल्स हैं जिसमें वो रेकमेंड कर सकता है, उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, और उस केस में गवर्नर के पास एक्चुअल पावर्स होंगी अगर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है तो वो ये जो प्रोविजन है ये अभी भी है, डाइल्यूटेड फॉर्म में ही सही, बट अभी भी है। ठीक है, चलिए, तो ये दो स्टेटमेंट्स गलत होगी, आंसर क्या हो गया आपका 1 और 2। देखो, मेरा मकसद ये है, मैं पहले भी ये डिस्कस कर चुका हूं कि मकसद सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करना नहीं है, मकसद ये भी है कि क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा कंसेप्ट भी रिवाइज कर लें और बाकी ऑप्शंस को भी देख लें, और कौन सी ऑप्शन सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया आपका 1 और 2। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट्स, तिलक मंजरी मैथमेटिक्स, निघंटू मेडिसिन। ठीक है जी, ये थोड़ा हिंदी में पढ़ना आसान रहता है, तिलक मंजरी, निघंटू और जानकी हरण तर्क लॉजिक। Which of the following pairs given above is are correctly matched? तो इसमें ये क्वेश्चन टफ था आई वुड से, और इसमें सिर्फ यही ठीक है, ये दोनों गलत हैं, आंसर है आपका 2 ओनली। देखो, जो तिलक मंजरी है वो आपका जो है मेडिसिन से रिलेटेड है, वो भी क्या है, मेडिसिन से रिलेटेड है, स्पेशली ट्रीटिंग फीवर। एंड निघंटू जो है रिलेटेड टू बुक्स यूज्ड इन आयुर्वेद, ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है अलग अलग जो जड़ी बूटियां हैं उनके बारे में, और उनका क्या फायदा नुकसान है वो बताता है हमें। जो जानकी हरण है, जानकी हरण, देखो जानकी किसको कहा जाता है, मां सीता को। ठीक है, तो जानकी हरण जो 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 हम पूरा रामायण में स्टोरी पढ़ते हैं कि जब रावण जो है किस तरीके से माता सीता का अपहरण करके लेके गया, तो उसको दर्शाया गया है। सो दिस इज अ poem by Kumarila Bhatta that tells the story of Sita's abduction in the Ramayana. It's not about logic, it's a epic poem. ठीक है जी, तो ये लॉजिक के बारे में नहीं है,
थोड़ा सा नाम से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, जानकी हरण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2 ओनली। Junagadh inscription goes on to tell us that during the reign of Rudra Daman in the year 72 of Shak era, मतलब वो कह रहा है कि जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें बताता है कि रुद्र दमन के शासनकाल के दौरान शाक संवत के वर्ष 72 में एक भयानक तूफान आया था। और व्हाट वुड बी द टाइम इन सीई, सीई इज कॉमन एरा, ठीक है, ऑफ द अकरेंस ऑफ दैट टेरिबल स्टॉर्म। अब ये कह रहा है कि भाई जो 72 है वो शाक एरा का 72 ईयर है, तो वो कह रहा है कि कॉमन एरा का जो हम अभी यूज करते हैं, कॉमन एरा का वो कौन सा साल होगा। तो अब हमें यह पता है कि शाक एरा कब से स्टार्ट होता है? 78 सीई से। ठीक है, अब वो बात कर रहा है 72 शाक एरा से, तो इसमें मैं 78 प्लस 72 कर दूंगा जी। ठीक है, तो हो गया 150 सीई। ठीक है जी, 150 सीई आंसर आ गया आपका 150 सीई। तो बस आपको इस क्वेश्चन में, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो ये क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि आपको शाक एरा पता है या नहीं, कौन से ईयर से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक विक्रम संवत है और एक शाक एरा हो गया। शाक एरा आपका 78 और जो है आपका, और जो विक्रम है वो 50 जो है 6, ठीक है, 56 BCE। Okay, so which dates back to the reign of Duryodhana, mentions the event that took place in this to convert this to common era. ठीक है, we need to add the corresponding years. तो शाक एरा began in 78 CE, तो 78 में जब आप 72 ऐड कर देंगे तो 150 CE हो गया। थोड़ा मैथमेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन हो गया ये। ओके, आगे चलते हैं। अब्दुल रजाक, traveler to Vijayanagar, had referred to the presence of number of flour merchants in Vijayanagar and noted a particular flour that seem as necessary as food to the people of that part। मतलब खाने के रूप में भी वो यूज किया जा रहा है वो फ्लावर। सो व्हाट विच वैरायटी ऑफ फ्लावर वाज बीइंग रेफर्ड टू बाय द अब्दुल रजाक। ठीक है, तो किस फ्लावर की वो बात कर रहा है? जैस्मिन, लोटस, हिबिस्कस और रोज। अब ये बहुत ही स्पेसिफिक फैक्ट है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये बहुत सारे फैक्ट्स ना सीधा सीधा एनसीईआरटी से। ठीक है, सो आंसर आपका क्या है? रोज है। ठीक है जी, रोज है। सो अब्दुल रजाक समरकांदी, पर्शियन ट्रेवलर, एम्बेसडर ऑफ द तिमुरिद रूलर शाहरुख, विजिटेड द विजयनगर एम्पायर इन साउथ इंडिया इन द अर्ली 15th सेंचुरी। तो उसने ये लिखा है, उसने लिखा है कि रोजेस वर एज नेसेसरी एज फूड फॉर द पीपल ऑफ विजयनगर, इंडिकेटिंग द डीप कल्चरल एंड पॉसिबली रिलीजियस इंपॉर्टेंस ऑल्सो। ठीक है, तो रोज जो है, ठीक है जी, देखो एक वैसे भी गुलाब को एक वो इंपॉर्टेंस भी हम देते हैं, गुलाब का फूल। सो टेम्पल रिचुअल, परफ्यूम, गार्लैंड्स, रॉयल कोट्स, कई जगह ये यूज होता था। ठीक है, तो ये आपको ही मेंशन न्यूमरस फ्लावर मर्चेंट्स इन द सिटी सजेस्टिंग वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रेड नेटवर्क ऑफ द फ्लावर्स, स्पेशली द रोजेस। Okay. In Kautilya's Arthashastra, the conqueror king is expected to establish a social order based on which systems? कि जो भी कह लीजिए विजेता राजा है वो किस व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की अपेक्षा उससे की जाती थी। तो इसमें है वर्ण सिस्टम ओनली, धर्म वर्ण आश्रम, धर्म ओनली वर्ण आश्रम सिस्टम। तो आंसर है इसका बी, धर्म वर्ण और आश्रम सिस्टम। देखो धर्म क्या है? धर्म नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट जो हम कहते हैं कि ये हिंदू धर्म है, ये सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये क्रिश्चियन, ये नहीं। धर्म मतलब ड्यूटी। ठीक है, जो आपकी ड्यूटी है, जो आपको परफॉर्म करनी है। और दूसरा है वर्ण। ठीक है, 4 वर्ण जो सिस्टम, हम चतुर्वर्ण की बात करते हैं, 4 वर्णों की बात करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और फिर आश्रम हो गया, जो 4 स्टेजेस हैं लाइफ की। ठीक है, जिसमें कि पहला आपका आता है ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ या वनप्रस्थ, फिर हो गया सन्यास। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मॉरल एंड एथिकल ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट गवर्न द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स इन द स्टेट। तो इन तीनों सिस्टम पर जो है एक जो भी राजा जीतेगा उसको जो भी सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, इन तीनों पे एस्टेब्लिश करना है। ठीक है जी, इन तीनों की बहुत इंपॉर्टेंस कही गई है। कंसिडर द फॉलोइंग एराज इन अर्ली इंडिया: शाक एरा, कालचुरी एरा, विक्रम एरा, हर्षा एरा, गुप्ता एरा। अच्छा, अभी जस्ट याद करो, अभी हमने डिस्कस किया था कि विक्रम एरा इज जो है आपका 56 BCE और वो शाक था आपका 78 CE। ठीक है, तो विक्रम पहले होगा और ये बाद में होगा। अच्छा, हर्षा और गुप्ता में गुप्ता पहले है। ठीक है, 3rd सेंचुरी
लेट में या 4th सेंचुरी अर्ली में हम कह सकते हैं शुरुआत हो गई। हर्षा एरा जो है आपका 7th सेंचुरी में जाकर आता है। ठीक है, तो आपको ना जरूरी नहीं कि पांचों की पांचों ऑप्शन पते हो, मैं आपको सिर्फ पेपर में ये बता रहा हूं कि कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। मान लो मेरे को ये पता है, या तो मेरे को ये फैक्ट पता है या मेरे को इन दोनों का पता है कि भाई पहले गुप्ता है फिर हर्षा होगा। ठीक है, तो 5 और 4 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 5 और 4 ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है बी और डी। अच्छा, अब मेरे को ये पता है, अच्छा इन दोनों में मेरे को ये, अच्छा इन दोनों ऑप्शन में ये दिया है 3-1-3-1। अब सवाल आता है कि जो मेरा हर्षा और गुप्ता, अब मेरा जो कालचुरी एरा है, कालचुरी एरा गुप्ता पीरियड से भी पहले है, ये आपका सेंट्रल इंडिया में था। ठीक है, लगभग 250 सीई कॉमन एरा। तो ये हो गया आंसर आपका डी, 31254। ठीक है, 31254। अब देखो, अगर आपको 3-1 पता था तो 3-1 से आपका जो है ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन गया। ठीक है, बीसीडी बच रहा था। तो इस तरीके से एलिमिनेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका डी। देखो 58 बीसीई, ठीक है, से शुरुआत हो रही है, देन 78 कालचुरी एरा, ठीक है, गुप्ता एरा, हर्षा एरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, कई जगह आपका 56 मिलेगा, 58 मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, मोटा मोटा आपको ध्यान में रखना है कि कब से शुरुआत हो रही है ये। नलयार दिव्य प्रबंधम, ठीक है जी, नलयार दिव्य प्रबंधम क्या है? 12th क्लास की एनसीईआरटी में से सीधा सीधा क्वेश्चन। 12th क्लास की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, उसमें 3 बुक्स हैं। दूसरी बुक जो जिसमें एक चैप्टर है भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, उसमें आप जाएंगे, उसमें बिल्कुल सीधा सीधा नल्यार दिव्य प्रबंधम के बारे में डिटेल में मेंशन है। ठीक है जी, तो ये है आपका कॉम्पोजिशन बाय द अलवर्स कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी, मतलब एक संकलन है जो अलवर्स के द्वारा लिखा गया है। अब ये अलवर्स कौन है, नयनार्स कौन है? देखिए अलवर्स, इसको मैंने कई बार डिस्कशन किया है, पहले भी डिस्कशन किया है। नयन को कैसे याद रखना? तीसरी आंख से। ठीक है जी, तीसरी आंख किसकी है? शिव जी की। तो ये शिव जी के भक्त हैं। ठीक है, नयनार शिव जी के भक्त हैं। अलवर्स कौन हो गए? जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोजिशंस बाय द अलवर कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी। आंसर हो गया आपका ए। ठीक है जी। So, who were Tamil saints, devotees of Lord Vishnu? Hymns were compiled in the form of anthology and are important works in the Bhakti tradition. What are भूनी? ठीक है जी, what are भूनी, पचरा और द्रौपदी mentioned frequently in the biographies of Vaishnav reformers of medieval Assam? Vessels of metal used in religious oblation, agricultural implements, musical instruments used at the time of Bohag Bihu festival, pieces of men's cloth। ठीक है, क्या है ये? मध्यकालीन असम में वैष्णव सुधारकों की जीवनी में अक्सर उल्लेखित भुनी, पचरा, द्रौपदी क्या है? ठीक है जी, तो आंसर है आपका पीसीज ऑफ मेंस क्लोथ। ठीक है जी, ये लोगों द्वारा, खासकर पुरुषों द्वारा पहने गए जो कपड़े थे वो है, और ये है इसका आंसर। इस एक बार ये भी देख लेते हैं, भुनी पीस ऑफ क्लोथ, जो एक तरीके से आपका वेस्ट पे धोती की तरह बेसिकली। ठीक है, तो भुनी एक तरीके से धोती की तरह हो गया। ये हो गया लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ वर्न अराउंड द वेस्ट, ऑल्सो यूज्ड एज अ गारमेंट। और ये हो गया जो अपर बॉडी पे पहना जाता था। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, एक इसमें एक चीज और याद रखना। ठीक है, जो वैष्णव फेथ वाज बीइंग प्रोपगेटेड बाय सेंट्स लाइक श्रीमंत शंकरदेव, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है श्रीमंत शंकरदेव पर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इट वाज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिल्कुल ठीक है जी। खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म टू अपोज द एक्ट। यस, रॉलेट एक्ट को अपोज करना। देखो देखो ये टाइम पीरियड क्या है, 1914 से लेकर 1918 का, जिसमें वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी। इंडियंस को लग रहा था कि भाई वर्ल्ड वॉर 1 में हमने सपोर्ट किया है ब्रिटिशर्स को, तो उसका हमें फायदा होगा, उसका मतलब एक कहते ना, एक हमने लॉयल्टी शो करी है, तो उसको उसका कुछ ब्रिटिशर्स फायदा देंगे। उल्टा हो गया जी। ठीक है, दे इम्पोज्ड एक्ट्स लाइक रॉलेट एक्ट ऑन इंडिया। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड द सिविल लिबर्टीज। सो इट वाज इन रिस्पॉन्स टू दैट। ठीक है, तो खिलाफत कमेटी टू अपोज द एक्ट। वाइल गांधी जी वॉज अरेस्टेड, द लोकल लीडर्स वर अलाउड टू कंटिन्यू द प्रोटेस्ट। नहीं, ठीक है, गांधी जी जब अरेस्ट किया गया था, लोकल लीडर्स को प्रोटेस्ट करने की मतलब अलाउ नहीं किया गया। तो पूछा है विच ऑफ द, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट?
सो इट्स ओनली वन। एक ही स्टेटमेंट है जो यहां पर आपकी गलत है, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एक्सटेंड वॉर टाइम इमरजेंसी मेजर्स एंड अलाउड फॉर अरेस्ट विदाउट ट्रायल। और खिलाफत कमेटी टू अपोज एक्ट, खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो ड्रैकोनियन रॉलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसेकर था, ठीक है, मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स थे, ठीक है जी। और ये जो है थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी डिब्बा। अब ये अगेन सीधा सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, अगेन 12th क्लास की एनसीईआरटी। अगर आप जाकर देखेंगे 12th क्लास की एनसीईआरटी में से जो आपका क्वेश्चन है, आपका विजयनगर एम्पायर वाला जो चैप्टर है, उसमें से आपको ये क्वेश्चन सीधा सीधा मिलेगा। इट इज सिचुएटेड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट्स इन द सिटी ऑफ विजयनगर। यस, महानवमी, नवमी, ठीक है, जो जो आपका दशहरे से पहले, ठीक है, दशहरा जो है फेस्टिवल, काफी बड़ा फेस्टिवल होता है, उसको मनाया जाता है वहां पर, ठीक है। तो उस फेस्टिवल को बनाने के लिए जो नवरात्रे हम कहते हैं 9 दिन होते हैं, उसके बाद जो दशहरा आता है, उसको बनाने के लिए तो वो बहुत अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म है, दूर से दिखाई देगा जैसे स्टेज होता है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज राइट। विरूपक्षा टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट, जी नहीं, इट वाज काइंड ऑफ अ स्टेज, ठीक है। इसमें कोई टेंपल नहीं है, विरूपक्षा टेंपल अलग जगह लोकेटेड है, ठीक है। तो विरूपक्षा जो है भगवान शिव, ठीक है, को कहा गया है। सो आंसर इज वन ओनली, ठीक है जी। सो महानवमी डिब्बा, विरूपक्षा टेंपल इज सिचुएटेड डिफरेंट पार्ट, एंड so the temple is dedicated to Lord Virupaksha, a form of Lord Shiv, one of the oldest functioning temples in India. ओके, तो ये है आपका विरूपक्षा टेंपल, ठीक है जी, ये है आपका विरूपक्षा टेंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुंदेला रेबेलियन अगेंस्ट द औरंगजेब आर करेक्ट। बुंदेलखंड, बुंदेला, ठीक है। सो शिवाजी एडवाइज्ड छत्रसाल टू प्रमोट लोकल राइजिंग्स अगेंस्ट औरंगजेब, ठीक है। तो शिवाजी महाराज ने कहा कि तुम औरंगजेब के खिलाफ लड़ाई लड़ो, ठीक है, क्योंकि औरंगजेब काफी समय तक जो है महाराष्ट्र, दक्कन वाले रीजन में था। छत्रसाल लेविड चौथ लाइक द मराठास। In 1705, Aurangzeb decided to make peace with Chhatrasal and Chhatrasal was granted mansab of the 4000, ठीक है। तो 1705 में देखो, पहला सही है, शिवाजी ने एडवाइस किया, छत्रसाल ने लेवी किया लाइक चौथ मराठास की तरह, और यहां पर औरंगजेब ने फाइनली छत्रसाल के साथ एक पीस, मतलब एक काइंड ऑफ ट्रीटी, ठीक है, साइन कर ली कि भाई ठीक है, तुम जो है तुम्हें बहुत हाई मनसबदारी दी जाएगी। अब अगर आपको याद हो, हमने पहले भी सेशन में डिस्कस किया है मनसबदारी, जाट और सवार, ठीक है, जाट और सवार, ठीक है। ये बेसिकली आपका एक तरीके से फाइनेंशियल पक्ष को बताता है, सवार घुड़सवार को बताता है। तो आपका रैंक हायरार्की इस चीज को डिनोट करता है, ठीक है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं, ठीक है जी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो ये है आपका द मैन हु वाइप्ड आउट मुगल्स इन द बुंदेलखंड रीजन फाउंडेड द पन्ना स्टेट, महाराजा छत्रसाल, ठीक है जी। तो ये आपका यू कैन से ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डच ट्रेड इन द मुगल पीरियड, ठीक है, डच ट्रेड मुगल पीरियड में। द डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली, तो वो हुगली नदी थी, उसी के थ्रू था डच का। और क्लोव्स एंड नटमग्स, ठीक है, क्लोव्स एंड लौंग और जायफल को डच जो है कलेक्टेड एट द सूरत बाय द डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप, ठीक है। तो एक तरफ हुगली मतलब बंगाल वाले रीजन में, एक तरफ गुजरात वाला रीजन, जहां से वो लौंग और जायफल दोनों को कलेक्ट करते थे सूरत में, और उसको ले जाते थे कहां पर, यूरोप में। तो यहां पर ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है जी, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही हैं। और डच वर हेविली इन्वॉल्व इन द ट्रेड ऑफ सिल्क गुड्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, पर्टिकुलरली टू द हुगली रिवर। और क्लोव्स एंड नटमग्स वर कलेक्टेड एट सूरत, ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर आपको दोनों स्टेटमेंट देखने को मिलती हैं। ओके, विच नेवल फोर्ट्स वर इरेक्टेड बाय द शिवाजी, ठीक है, शिवाजी के द्वारा कौन कौन से फोर्ट्स जो हैं बनवाए गए, ठीक है। और स्वर्ण दुर्ग, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और कोलाबा, ठीक है, कौन कौन से फोर्ट थे जो शिवाजी द्वारा बनवाए गए हैं। अब आप नोटिस कर रहे हो, यूपीएससी का पैटर्न भी नोटिस करो, शिवाजी पर 2 क्वेश्चन, ठीक है, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन, विजयनगर एम्पायर पे क्वेश्चन, भक्ति सूफी मूवमेंट पे क्वेश्चन,
तो ये थोड़ा सा आपको ना एक आइडिया भी लेना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस ट्रेंड में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये आंसर है आपका 1 2 3 4, ठीक है। तीनों सॉरी चारों ही फोर्ट्स हैं जो शिवाजी के द्वारा बनवाए गए थे। So the fort was constructed by Shivaji on the island of the coast of Maharashtra. ठीक है, it played a significant role on the western coast. फिर विजय जो दुर्ग है नेवल फोर्ट built by Shivaji on the Konkan coast, strategically located. फिर सिंधु दुर्ग जो है constructed on the island of the coast of Maharashtra, again बहुत इंपॉर्टेंट बेस था। और कोलाबा फोर्ट, ये मूवीज में कई बार हम कोलाबा पढ़ते हैं, एनीबडी फ्रॉम महाराष्ट्र या मुंबई दे मस्ट बी नोइंग अबाउट कोलाबा, ठीक है। सो विच वाज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन द सी ऑफ द कोस्ट ऑफ अलीबाग, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ द असम इन द मिडिवल पीरियड इज करेक्ट? ओके, Ahoms cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and artillery pieces. देखो सबसे पहले तो अहोम्स के बारे में देखो रिसेंटली क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अहोम्स ने लगभग 600 साल रूल किया है असम पे, और उस समय पर अकबर की सेना और कह लीजिए माइटी मुगल सेना को हराया था लचित बोरफुकन, ठीक है। वेरी फेमस पर्सनैलिटी, और मुगल्स को एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हराया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि एक इंडियन एम्पायर ने जो है मुगल्स की सेना को, माइटी मुगल सेना को हराया है अपने लोकल कह लीजिए टेरेन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है जी। सो इन्होंने अपने मैचलॉक्स डेवलप करने शुरू किए, फर्स्ट रेट गन पाउडर एंड आर्टिलरी पीसेस, तोप खाना जिसको हम कहते हैं। और नेक्स्ट आता है असम अडॉप्टेड न्यू क्राफ्ट्स ऑफ ब्रास मेकिंग एंड मेकिंग गन पाउडर ड्यूरिंग दिस पीरियड, बिल्कुल ठीक है जी। एंड देन आपका आता है सारथे बाड़ी विलेज। देखो बाड़ी, अगर आप बंगाल से या असम से बिलोंग करते हो तो बाड़ी इज घर, आपनार बाड़ी को थाए आपनार, ठीक है, बाबार नाम की, है ना। तो वहां की जो भाषा है उसमें बाड़ी इज घर, तो सारथे बाड़ी जो कामरूप में है वॉज नोन फॉर इट्स स्किल इन द मेटल कास्टिंग, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका 1 2 3, ठीक है जी, आंसर हो गया आपका 1 2 3। ओके, दो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं जो करंट अफेयर से हैं, बट क्योंकि ये हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो मैंने इसको ऐड कर लिया यहां पर। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स विच इज डेवलपिंग साइंस सेंटर्स म्यूजियम इनोवेशन हब्स इन इंडिया वर्क्स अंडर। वो कह रहा है कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम जो कि साइंस सेंटर्स को, म्यूजियम्स को डेवलप करता है, वो किसके तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, एजुकेशन, अर्थ साइंसेस। इंटरेस्टिंग है, अब आपको देखने में लगेगा कि अच्छा यार साइंस म्यूजियम की बात चल रही है तो ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होगा, बट यहाँ पर आप देखो म्यूजियम भी है, इनोवेशन हब्स भी है, सो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत ये आता है, ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। सो इसका मकसद है साइंस सेंटर, म्यूजियम, इनोवेशन हब्स को डेवलप करना, मैनेज करना, साइंटिफिक अवेयरनेस, एजुकेशन डेवलप हो, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आपका, विच वन अमंग द फॉलोइंग सिटीज वाज इंक्लूडेड एज अ सिटी ऑफ म्यूजिक इन द ईयर 2023 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बट मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि जो करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है वो कुछ सालों बाद क्या हो जाता है, जीके का क्वेश्चन बन जाता है। कई हो सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जैसे एग्जांपल है कि ज्योग्राफी में सीएपीएफ 2024 में ही आपका सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, तो 26 27 28 29 सीधा पूछ लिया मैच द फॉलोइंग, तो पिछले साल के क्वेश्चन भी पूछ लिया, जीके का क्वेश्चन होगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये कौन सा है? सिटी ऑफ म्यूजिक, कोझिकोड, चेन्नई, वाराणसी, ग्वालियर। अब एक सिटी है जो म्यूजिक के लिए बड़ी फेमस है जी, तानसेन और बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है, दैट इज ग्वालियर, ठीक है जी। सो डेजिग्नेटेड सिटी ऑफ म्यूजिक ग्वालियर घराना, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल म्यूजिक ट्रेडिशन, और होस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस लाइक संकट मोचन संगीत समारोह। और ये है आपका जो कोझिकोड है वो सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में उसको देखा गया था, ठीक है जी। और वाराणसी को डेजिग्नेटेड एज सिटी ऑफ म्यूजिक इन 2015 नॉट 2023। तो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप द वीडियो सर्व्स द पर्पस। हिस्ट्री के क्वेश्चन, ये सारी वीडियो देखने के बाद आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चंस किए जा सकते हैं पेपर में। और मोटो भी यही है कि आपका कंफर्ट लेवल अच्छा आ जाए और आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।